बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, इस वक्त मुल्क के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं उनमें सबसे बड़ा मसला यह है कि किस तरह से पाकिस्तान को की इकॉनमी को बेहतर करना है। पाकिस्तान की इकॉनमी का चैप्टर उसी वक्त बेहतर हो सकता है जब अदम इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होगा तो यकीनन मुल्क की इकॉनमी भी बेहतरी की तरफ जाएगी। अभी हाल ही में यानी बस परसों कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए और सिंध के दीगर अजला के अंदर जो है वो 16 अजला थे टोटल जहां पर इंतखाबात हुए, लेकिन जीतने वाली जमातें भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं और हारने वाली तो लगाती ही लगाती हैं। जमात इस्लामी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, लेकिन इसके बावजूद वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। अब कौन है जो कि इन पार्टियों को मुतमईन कर सकेगा कि ये जितना उनको मैंडेट अवाम ने दिया है, जितना अवाम ने रिस्पॉन्ड किया है, वो उसी पर इत्तफाक कर लें। लेकिन बहरहाल हर इलेक्शन के अंदर ये काम होता है और इस दफ़ा भी ये काम हो रहा है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम खसूसी तौर पर जमात इस्लामी से ही बात करेंगे कि माजी के अंदर इससे पहले अगर आपको 10 सीटें भी नहीं मिलती थी, इस दफ़ा अगर आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रहे हैं तो फिर भी आप इस सारे नताइज को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं और तस्लीम करने से क्यों आप जो है वो तैयार नहीं है तस्लीम करने के लिए। प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर हम बात करेंगे किसानों के मसाइल के ऊपर। किसान पाकिस्तान के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की इकॉनमी इससे जुड़ी हुई है और इनके मसाइल को हमने माजी के अंदर भी हमेशा उजागर किया है और आज भी हम इनके मसाइल को उजागर करेंगे। और इस वक्त जो गन्ने से मुतल्लिका मसाइल हैं जिसके अंदर उनकी पेमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, जिनकी कटौतियां हो रही हैं और दीगर इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को जो है वो हुकूमत के सामने रखेंगे और हुकूमती जो है वो लोग हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे, हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके मसाइल को हल किया जाए। गंदम की फसल जो है वो मार्च अप्रैल के अंदर आएगी, वो उसके हवाले से भी अभी हमारी हुकूमत ने कोई सबक नहीं सीखा और 2 करोड़ 70 लाख एकड़ के ऊपर माजी के अंदर भी ये गंदम काश्त होती आई है। इस दफ़ा भी उसको 15-20% के करीब कम काश्त हुई है, जबकि इसको ज़्यादा काश्त होना चाहिए था क्योंकि हमें इस दफ़ा भी रशिया से गंदम जो है वो मंगवाने की ज़रूरत पेश आई है। उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के अंदर मेहमान से बात करेंगे और फिर प्रोग्राम के तीसरी ब्रेक के अंदर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त में इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापसी की बात कर रहे हैं और उनका टारगेट यह है कि शहबाज शरीफ साहब को भी टफ टाइम देना है और आइंदा आने वाले फैसले जो हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो एक तरफ IMF के साथ डील नहीं कर पा रही, उसकी वजह से मार्केट के अंदर में इस्तेहकाम है, मार्केट के अंदर जो है वो इकोनॉमिकली मार्केट क्रैश कर चुकी है। तो उस सारी सूरत हाल में जब वो इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो इलेक्शन से क्या नताइज वो सामने लेकर आएंगे, अखज़ करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा साहब। मैं बहुत मशकूर हूँ प्राचा साहब आपका कि आपने खसूसी तौर पर मुझे वक्त दिया। सर, कराची के अंदर 235 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब हुआ और उसके नताइज सामने आए जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के ऊपर कामयाब हुई है, आप 86 के ऊपर हुए हैं, PTI 40 के ऊपर हुई है और PMLN जो है वो 7 नशिस्तों के ऊपर हुई है। सर, गुजारिश ये है कि माजी के अंदर भी इलेक्शंस होते आए हैं लेकिन आपको इतनी बड़ी तादाद के अंदर पजीराई आवाम की जानिब से कभी नहीं मिली। आज आप मिली है आपको, आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मिले हैं, बन चुके हैं, तो आप फिर भी नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे, सारे प्रोसेस को आप कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर, आप नताइज को खुले दिल से तस्लीम करें, आपको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो इन्हीं नताइज के नतीजे के अंदर आप बने हैं, ना कि आप जो है वो इन नताइज को कंट्रोवर्शियल करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया अहले कराची का कि जिन्होंने जमात इस्लामी पर एतमाद किया। सबसे बढ़कर तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने जमात इस्लामी को एक तारीखी और बेमिसाल कामयाबी अता की है। ये जो आपने सवाल किया, ये सवाल जो है वो बहुत ही जायज़ है कि आप क्यों नहीं तस्लीम कर रहे। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हम तस्लीम कर रहे हैं। हम उन नताइज को तस्लीम कर रहे हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत करके जारी किए हैं। हमें जो है 86 सीटों पर कामयाब बताया गया, जबकि हमारे पास 94 सीटों के रिजल्ट मौजूद हैं कि जिन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मौके के ऊपर दस्तखत किए, बल्कि अपने अंगूठे का निशान भी लगाया। तो जी। ये जो फॉर्म 11 था जिसको उस वक्त जारी नहीं किया जा रहा था, तो इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस पर हिदायत की कि जी लाजमी तौर पर ये जारी किया जाए। और ये फैसला था, यानी ये वो नताइज हैं कि जो हमारे पास है, हम इन नताइज को तस्लीम करते हैं।
अब वो नताइज जब गए आरओ के दफ्तर में तो वहां वो तब्दील किए गए। अब उसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं है, पीछे तो वो रिजल्ट है कि जो हमारे फरीद पास। प्राचा साहब, फरीद प्राचा साहब, सईद गनी साहब ने इसका रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा है उन्होंने कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक हाफिज नईम साहब ने एक रेफरेंस दिया था कि जी लियारी के अंदर हमें जमात इस्लामी को तकरीबन 8,000 वोट पड़े हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ 1400-1500 वोट पड़े हैं, और उनको जिता दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जमात इस्लामी को हरवा दिया गया है। वो कहते हैं कि 2-4-500 की तो बात समझ में आती है। ये आज एक साहिब जी शऊर आदमी से अगर आप पूछें तो वो ये इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। 6,000 का डिफरेंस कैसे समझ में आ सकता है? अच्छा, अरसलान साहब बल्कि डॉक्टर अरसलान साहब, ये बात जो है ये तो ठीक है कि आम फहम अंदाज में तो समझ नहीं आती, लेकिन जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी धांधली करने में ही पीएचडी की है और वो इसमें ही रहे हैं, 77 की तहरीक उनके खिलाफ धांधली के उन्वान से ही चली थी, तो वहां पर ये सारे करतब हो सकते हैं। ऐसा भी पोलिंग स्टेशन है ये जो एक कि जहां पर उनके 900 थे और जमात इस्लामी के 300 थे, 3,000 थे। तो 3,000 और पीटीआई के भी कोई हमसे 500-600 कम थे, लेकिन वहां पर 900 वालों को जिता दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने पहले वो कैंसिल करे कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जारी किए हुए रिजल्ट के खिलाफ जारी हुए हैं वो कैंसिल करे, फिर इंक्वायरी करवाए, फिर वो देख ले। डॉक्टर साहब, यही एक बुनियादी नुकता है कि एक तरीकेकार है, अगर आपको कुछ हलकों के ऊपर एतराज है तो आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों मोर्दे इल्जाम ठहराते हैं? लेकिन ना जीता जीता हुआ तो उनको दिखाया गया है ना, बेनिफिशियरी तो वो है। यानी यह है कि जिन सीटों पे हम जीत गए थे, कुरंगी की 5 सीटें हैं, यानी ये टाउन कमेटी की, एक ही जगह पे 5 ऐसे यूनियन कौंसलें हैं कि जहां पर हमारा रिजल्ट हो रहा है, जो हमारे पास है दस्तखत शुदा है, और उसके बाद उसके बरक्स किया गया। तो मतलब यह है ना कि जी आप उनको जो आपके ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जारी किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमिश्नर सिंध और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो वहां पे मौजूद थे यानी कराची में, तो वो उसको कैंसिल करे और पहले को जो प्रिजाइडिंग अफसर ने जारी किया है बहाल करे, फिर इंक्वायरी करवा लें। यानी यह है कि हम नहीं कहते कि हमारी बात का यकीन करें, वो डॉक्टर इंक्वायरी साहब, इसमें करवाएं, कोई दो पता राय चल नहीं है। जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त बेनिफिशियरी वो हैं, उनकी 93 सीटें, आपकी 86 सीटें हैं, कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है। लेकिन सईद गनी साहब ने एक एक नुक्ता और उठाया। वो कहते हैं कि मेरा अपना भाई वो इलेक्शन हार गया है, अगर हमने धांधली करनी होती तो मैं सबसे पहले अपने भाई को तो जितवाता, लेकिन मेरा सगा भाई अगर हारता है तो इसका मतलब यह है कि इंतखाबात शफाफ हुए हैं, कहीं कोई एक आधे को मसले मौजूद हैं। तो वो कहते हैं कि वो मसले हमें भी हैं, हम भी इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि दीगर जमातों ने धांधली की है। देखिए ना, ये बात के इलेक्शन कमीशन ने अपने रोल अदा करने में जो बहुत ज्यादा मुस्बत चीजें की हैं, हम उनका एतराफ करते हैं, हमने उनको खराज तहसीन पेश किया है। मसलन इस इलेक्शन के खुद इनाकाद में कई रुकावटें थी, 4 मरतबा तो इसकी तारीखें तब्दील हुई और पूरा अवॉइड किया गया कि ये इंतखाबात ना हो। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के इस स्टैंड की वजह से ये जो है वो 15 जनवरी को हो सके। 13 जनवरी तक तो ये सूरत हाल थी कि जैसे नहीं हो रहे। सिंध के एक वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बात तो हतमी है कि 15 को इलेक्शन नहीं हो रहे। यानी गोया के इतने यकीनी तौर पर उन्होंने किया, तो इलेक्शन कमीशन की इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है। बाकी जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमें इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि ये इसको भी पूरी तरह से यकीनी बनाना उनकी ही जिम्मेदारी थी कि किसी सूबाई हुकूमत की मुदाखलत ना हो। एंड पोलिंग वाले दिन जो है वो मुसलसल टीवी पर इश्तिहारात चल रहे हैं कि सिंध की हुकूमत ने कराची के लिए ये किया है, वो किया है, और वो यानी जिस दिन अब पोलिंग हो रही है उस दिन कैंपेन भी एक साथ चल रही है।
हालांकि जो पहले बंद हो जाती है कि अब इसके बाद वोटर जाएगा तो वो अपनी मर्जी से करे, लेकिन उस दिन हो रहा, उस पे भी हमने इलेक्शन कमीशन को तवज्जो दिलाई तो उन्होंने वो बंद करवाई और ठीक रुक। है तो हम ये समझते हैं कि ये चीजें जो है ये काबिले तवज्जो है, सर आइंदा भी आपका आपका मसला, सर इस वक्त आपका मसला सिर्फ 9 सीटों का है, बाकी सारे इंतखाब को आप शफाफ इंतखाब समझ रहे हैं? नहीं, हम समझते हैं जो चीजें ठीक है हमने ठीक कही हैं। देखे ना, हम बिला वजह कोई चीजें नहीं कर रहे, जो चीजें ठीक हुई हैं हमने कहा है कि ये ठीक है। जहां गलती हुई है, यानी देखे ना कि एक एक सबूत मौजूद है, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हमारे पास वो दस्तखत शुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मौजूद है रिजल्ट। उन रिजल्ट्स को अगर किसी जगह तब्दील हुआ उसके बाद के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का एक पूरा मौजूद है, तो उसमें जायजा तो लेना चाहिए कि ये बिल्कुल कैसे ठीक हो गया है, ये। जायजा लेने की जरूरत है सर। अब आगे फर्दर मराहिल कैसे तय होंगे? आप लोग किन के साथ बैठने के लिए तैयार होने जा रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ की ऑफर को कबूल करेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे? देखिए ना, पहला तो हमारी हम ये तरजीह हमारी ये है कि हमारी जो असल पोजीशन है वो बहाल हो। हम कराची की नंबर 1 पार्टी हैं, हमारा ये जो नंबर 1 पार्टी होने का एक मकाम है वो दोबारा बहाल हो। वो तो सर इलेक्शन कमीशन के अंदर आप जाएंगे, अब वहां पर दोबारा गिनती की दरखास्तें आप देंगे, वो तो अपने मराहिल अब अपने वक्त के साथ ही तय होंगे ना, उसकी वजह से तो बाकी मराहिल को तो नहीं डिले किया जा सकता। देखें ना जी, हमने इलेक्शन कमीशन को या कमिश्नर को जो अप्लाई किया है वो कानून के दायरे के अंदर किया है, जो काम वो कर सकते हैं वो काम उनको कहा है। अच्छा, उसके बाद ये कि फिर अभी इलेक्शन होने हैं, अभी जो है 80 सीटों के इंतखाबात होने हैं कि जिन 80 सीटों में यानी जो अकलियत के हैं, जो जी खवातीन की सीटें हैं, जो दीगर सीटें हैं, उन सीटों के ऊपर जो है वो इंतखाब होना है। फिर इसी तरह से ये जो है अभी 11 सीटें जिनके ऊपर लोग फौत हो गए थे जो। सीटें वो हैं जी कि जिन पे इलेक्शन जो है वो मुलतवी हुआ था, तो 11 सीटों पे भी इलेक्शन होना है। तो गोया के अभी जब ये हाउस मुकम्मल होगा तो फिर वो सवाल जो आपने किया है कि जमात इस्लामी जो है वो किस तरफ जाएगी, हमने न किसी तरफ जाने का फैसला किया है न किसी तरफ न जाने का फैसला किया है। ये भी हमने यानी नहीं किया आपके कि लिए इधर हम। आपने तमाम दरवाजे दरवाजे खुले रखे हुए हैं और उसमें आप पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। वो पीपल्स पार्टी जिसके ऊपर आप हमेशा करप्शन का इल्जाम लगाते रहे हैं, जिसके ऊपर हमेशा आपने तनकीद की है, और आप उसी तहरीक इंसाफ की तरफ भी जा सकते हैं जिस तहरीक इंसाफ को आप ये समझते हैं कि उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया था और आप लोग मुसलसल तनकीद करते रहे हैं उसके ऊपर। तो अब आप इन दोनों जमातों के पास ही जाएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? अभी अभी तो मैंने इनमें से किसी चीज का इजहार नहीं किया, जो नताइज आपने निकाले हैं इसमें से कोई नतीजा नहीं निकलता। देखे ना जी, अभी तो मैं इंतखाब के अगले मरहले को देख रहे हैं, फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी तो ऐन मुमकिन है कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को हम ये समझें कि वो मिल के कराची की तामीर और तरक्की के लिए कोई प्रोग्राम बनाए। तो चीजें कोई जरूरी नहीं है कि कोई साथ हो या ना हो, लेकिन न ये मिल के एक जो है वो चार्टर बनाया जा सकता है। तो मतलब ये कि हम इस वक्त कोई डिस्प्यूटेड बात नहीं करना चाहते। आपके पास सर, आपके पास जाहिर है आपके पास बहुत बड़ी मेजोरिटी आपको मिल चुकी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आप बन चुके हैं। जाहिर है अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाते हैं तो मेयरशिप आपकी होगी, और अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बात करते हैं तो ऐन मुमकिन है आपको इस बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो आपकी अपनी सोच क्या है? हमारी इतलात ये है कि जमात इस्लामी के अंदर ये सोच बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है, इस मौक़िफ़ की हमायत में लोग मौजूद हैं कि हमने मेयरशिप के ऊपर जो है वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो आप इत्तफाक कर रहे हैं मेरी इस खबर से? देखना, अभी तो और मैं जैसे मैंने कहा इंतखाब भी बाकी है, इसी तरह और लोग भी जीते हुए हैं। यानी यह है कि जो उसमें दीगर जमातों के अफराद भी हैं, आज़ाद लोग भी हैं। तो बहरहाल इस बारे में हमें कोई जल्दबाजी से जवाब देने का हमें हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है।
कि हम फौरी तौर पर ये जवाब दें कि इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, या इसको मिलाएंगे या उसको मिलाएंगे, या ये मिलेगा या वो मिलेगा। ठीक हो गया, अभी हम मैं बिल्कुल अपने ठीक है। दोस्त प्राजा साहब मेरे पास वक्त कम है, दो तीन सवाल इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहता हूं आपके साथ करूं। आप लोगों को मैंडेट मिल गया, अवाम ने आप पर एतमाद किया, आप लोगों ने आपकी खिदमत को लोगों ने जो है वो अप्रिशिएट किया, तभी आपको वोट दिया। कराची को बदलने का क्या विजन जमात इस्लामी के पास है, क्या सोच है? आज आप मुंतखब हो जाते हैं, मेयर आपका बन जाता है, तो कराची कैसे बदलेंगे, उसके मसाइल को कैसे हल करेंगे? इसमें हम पहले ऐलान करते रहे हैं, कराची के लिए एक चार्टर हमने ऐलान किया है। हम ये समझते हैं कि कराची का जो मसाइल हैं, तालीम के हैं, सेहत के हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, इसी तरह रोजगार के हैं। बहुत बड़ा तबका एक कराची के नौजवानों का बेरोजगार है। और कराची की जो इंडस्ट्री को चैलेंजेस हैं, जो बाकी तवानाई के बहरान है, तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी चीजें शहरी हुकूमत के, जिली हुकूमत के दायरे कार में आएंगे, इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी उनको हल करेगी। उसके लिए हमने अमली प्रोग्राम बना रखे हैं, यानी हमारे पास है उसका रोड मैप जो है वो पूरी तरह मौजूद। सर क्या क्या टैंकर माफिया से भी जान छुड़वा देंगे कराची की आवाम की? ये तो अव्वलीन हमारी तरजीह में है। हम ये समझते हैं कि कराची के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। कई माफियाज है जिनमें जमीनों पे कब्जा करने का, चाइना कटिंग का माफिया, यहाँ पर भत्ताखोरी का माफिया, यहाँ टैंकरों का माफिया, ये सारी माफिया से इंशाअल्लाह ताला निजात दिलाएंगे। कराची के मेयर का एक मसला सबसे बड़ा यह भी रहता है कि वो फंड्स के लिए परेशान रहता है कि उसको फंड नहीं मिल पा रहे होते। तो फंड्स के हसूल के लिए जाहिर है आपको वहाँ की मौजूदा सूबाई हुकूमत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, वर्किंग रिलेशनशिप आपका बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप लोगों ने कुछ रोड मैप सोचा हुआ है सर, कि चीज़ों को कैसे लेकर आगे चलना है? और अब तनकीद एक एक दायरे में रहकर करनी है, अपना दायरा भी क्रॉस नहीं करना, क्योंकि कराची के मसाइल हल करना भी ज़रूरी है। देखिए, हम महाज आराई की सियासत पे तो नहीं यकीन रखते कि बिला वजह की महाज आराई की जाए, लेकिन न हम असूली अपने स्टैंड, असूली मौकफ उनको लेके चलेंगे। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि कोई फंड है तो वो फंड है किसी पार्टी की या किसी फर्द की मिल्कियत नहीं है। वो बहरहाल कराची वालों का फंड है, वो चाहे सूबाई हुकूमत के पास है या मरकजी हुकूमत के पास है या खुद जिली हुकूमत के पास है। हमने जो है हमने नेमतुल्ला खान साहब थे, तो उस वक्त करप्शन को कंट्रोल करते हुए 4 अरब रुपए के बजट को 42 अरब रुपए तक पहुंचाया था। तो ये खुद इतनी बड़े पैमाने पे करप्शनें हो रही हैं, तो हम इन चीजों को कंट्रोल करके तो इंशाअल्लाह ताला कराची के लोगों के मसाइल हल करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा साहब, आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर और मेहमानों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर किसानों का मसला हमेशा सच टीवी ने उजागर किया है और इस वक्त भी किसान मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। जब से सैलाब आया है उसके बाद से हुकूमत ने अपने तौर पर किसान पैकेज की अनाउंसमेंट तो की थी, लेकिन वो भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इस वक्त भी हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान को अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। सिर्फ हमने किसानों के मसले के ऊपर तवज्जो नहीं दी, उनको प्रॉपर उनकी कीमत अदा नहीं की, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज हमें पाकिस्तान को एक ज़री मुल्क होने के बावजूद गंदम रशिया से लेना पड़ रही है। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमने इस वक्त तो अपना मसला हल कर लिया गंदम रशिया से मंगवा के, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या हमने गंदम से मुतल्लिका हुकूमत ने कोई किसानों को रिलीफ फ्राहम किया है? उनको बीज की फ्राहमी की बात की गई थी, वो बीज फ्राहम हो सका या नहीं हो सका? उसके अलावा खाद की बात अगर की जाए तो क्या खाद के लिए कोई मुनासिब सब्सिडी दी गई है या उसको उसके निर्ख जो है वो कम किए गए हैं या नहीं किए गए? कंट्रोल रेट क्यों जो है वो हुकूमत देने में नाकाम नजर आती है? इसके अलावा इस वक्त जो मौजूदा मसाइल चल रहे हैं वो गन्ने का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि जो क्रशिंग सीजन है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद किसान को
गन्ने की प्रॉपर कीमत नहीं दी जा रही। ये कटौती का जो है वो उसकी शिकायत भी करते हुए नजर आते हैं कि उनकी इस दफ़ा कटौतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और दीगर मसाइल उनके क्या कुछ है। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हमने आज प्रोग्राम के अंदर बात करने के लिए दावत दी है सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब को। आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। आपने वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। सर, हमने हमेशा किसान के मसले को हल करने की कोशिश की है और उसकी आवाज़ को उजागर किया है। हल तो हुक्मरान बाला ने करना, लेकिन हमने उसको उजागर ज़रूर किया है। सर, आज इस वक्त क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है। सर, गन्ने को लेकर के पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, चूंकि शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, इनकी अपनी मिलें हैं, तो इन तक बात का पहुंचाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, गन्ने को लेकर के क्या मसाइल हैं, पेमेंट्स के क्या इशू हैं और कटौतियों का क्या मसला है सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, सद का शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि वाकई आप जो है वो किसानों के मसाइल को उजागर करते हैं, और यही कम्युनिटी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि जो इस वक्त जो है उसके जो जिम्मेदारान हैं वो पॉलिसी मेकर हैं, और वो जो हमारे हुक्मरान हैं जो इस वक्त इक़्तिदार की उस जो है वो बदमस्त हाथी की तरह जो है वो एक दूसरे के दस्तों गिरबान है। और यहाँ पे इस चीज का कोई एहसास नहीं कर रहा कि आपका एक जरी मुल्क है, और जब खुदा ना खास्ता अगर अनाज की कमी जो पेश आ रही है और ये ज्यादा बढ़ गई तो फिर क्या हालात होंगे। आपने चूंकि गन्ने के हवाले से बात की है, मैं समझता हूँ कि गंदम के हवाले से भी हम आपके साथ बात करेंगे, और खाद के इशू पे भी हम बात करेंगे। गन्ने की तो हमेशा आपने देखा कि किसानों के साथ ये ताकतवर जो लोग हैं वो जुल्म और ज्यादती रवा रखे रहे। 2 साल सकून के गुजरे। जो पिछले 2 साल थे, जो इमरान खान की हुकूमत थी, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि उस वक्त कटौतियां भी बंद हो गई, उस वक्त किसानों को पेमेंट भी वक्त के ऊपर मिली। और आज, जबकि आज भी पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत सर, है। ये कौन सी कटौती अब शुरू हो चुकी है जो पहले नहीं होती थी इमरान खान साहब के दौर में? जी, अरसलान, ऐसे है कि जिस तरह आप ट्रॉली अपनी एक लोड करके लेके जाते हैं, आपको पता है कि किसान उसके ऊपर 1 साल से 1.25 साल उस गन्ने के ऊपर मेहनत करता है, उसको बनाता है, उसको फिर काटता है, उसको छीलता है, उसके गट्ठे बनाता है, उसको ट्रॉली के ऊपर लोड करता है, और फिर अपने रिस्क के ऊपर वो शुगर मिलों तक जो है वो पहुंचाता है। और इनके जो है वो जहाज भी चलते हैं, और महलों के दीप भी जलते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप अगर 500 मन की ट्रॉली लेके गए हैं तो वो 400-450 मन का आपको सीपीआर थमा देंगे कि अच्छा। आपकी ये है। अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि भाई मेरे तो 500 मन जो है वो गन्ना है, तो आप जी 450 मन जो है वो किस तरह से मुझे उसको सीपीआर दे रहे हैं, तो जी। वो आपको बेइज्जत करके आपकी ट्रॉली को निकालेंगे, आपका परमिट बंद करेंगे, किसान की कॉपी बंद करेंगे, और किसान को जो कहेंगे कि आइंदा हमारी मिल की तरफ। ये तो सर आप कह रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राज, ये कोई पूछने वाला नहीं है उनसे? जी बिल्कुल, बिल्कुल अरसलान, आपने सही कहा कि अंधेर नगरी और चौपट राज ये इस वक्त यही चल रहा है। आप ये देखें कि एक तो जो वैरायटी के नाम पे, नॉन वैरायटी के नाम पे जो है वो शुगर मिले। आज मुझे एक काश्तकार रो के बता रहा था कि वो उसकी 70 मन, उसकी 60 मन, उसकी कटौती ट्राली में से, जिस जी किसान का अगर 100 मन की ट्राली है और 70 मन उसका काट लिया जाए, उसकी हक हलाल की और उसकी मेहनत की जो कमाई है, तो मुझे बताएं इनको खुदा का खौफ नहीं है। और हमने बताया, आज मेरी कैन कमिश्नर साहब से बात हुई और जी। मैंने उनको बताया, आपकी सूरत हाल बताई है। आप ये देखें कि मैं उन शुगर मिलों के जो है वो आपको अगर मैं इनके करतूत बताऊं तो आप हैरान होंगे कि वो, मैं हैरान हूं कि उनको ना कोई कानून रोकता है,
ना कोई डिप्टी कमिश्नर रोकता है, ना कोई असिस्टेंट कमिश्नर रोकता है, ना उनको कोई कोई इदारा जो है वो उनके खिलाफ यानी जो आप ये कह रहे हैं कार्रवाई। सर कि जो इमरान खान साहब ने शुगर माफिया को कंट्रोल करने के लिए इकदामात उठाए थे, वो आज सारे रिवर्स हो चुके हैं और शुगर माफिया एक बार फिर एक माफिया की शक्ल इख्तियार करते हुए किसान को तंग कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मैं आपको ये बताऊं कि नॉन वैरायटी के नाम पे कभी कहते हैं जी झंग उनाट जो है वो नहीं हमने लेना। अरे भाई, वो हम किसान कहीं पीछे से ले आए। इन्हीं जो शुगर मिल वालों ने वो गन्ने का बीज हमें दिया, फराहम किया, हमने बीजा। और अब चूंकि इनकी नीयतें ठीक नहीं होती, फिर अरसलान मैं आपको बताऊं कि जब ट्रॉली किसान काश्तकार जो है वो लेके जाता है और उसके ऊपर जो क्रॉस की जो हमें पर्ची जो देनी चाहिए वो पर्ची नहीं दी जाती। कि पहले ट्रॉली जाती है, कंधे के ऊपर उसका वजन होता है, फिर वो आगे जाके चेन पे अनलोड होती है और उसके बाद उस ट्रॉली का जो है वो वजन होता है कि उसमें से फिर उसको बिन्हा करके तो फिर हमें सीपीआर दिया जाता है। ये बताइएगा कि इस वक्त शुगर मिलें किसानों को पेमेंट प्रॉपर टाइमली कर रही है कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं कर रही। आप बहुत सी मिलें जो है वो टाइम के ऊपर नहीं कर रही। और यहां तक आप देखें, मैं आप जो शुगर मिल्स हैं कुछ अपर पंजाब में, वो चीनी चीनी दे रही हैं। आप देखें कि जबकि एक्ट के अंदर वाजे तौर पे है कि किसान को आप पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू करेंगे। और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहूंगा कि इस बात का नोटिस लें। आप वो शुगर मिले जो किसान को पेमेंट नहीं कर रही और वो उनको चीनी देती हैं उनको 86 रुपीज में, ठीक है। हम्म। और जनाब वो चीनी जब बाहर लेके जाता है, फिर उनको कहते हैं जी ये पैसे आप पकड़ लें, और चीनी फिर वापस अपने गोदामों में लेके जाते हैं। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूं। और जो किसान हमारे नुमाइंदे हैं जी। और वो परचेजिंग और के मेंबर हैं, उन्होंने आज ये बात मुझे बताई और मैं हैरत ज़दा हो गया कि भाई कानून ये है कि आप किसान को जो गन्ना खरीद करोगे उसकी पेमेंट आप लोगे। फिर सस्ता गन्ना खरीद किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, वहां मिडिल मैन रखा गया है, फिर पेमेंट में तंग करते हैं और वो कहते हैं कि जी आपसे आपने 100 रुपए। आपने किसान से मुतल्लिका जितने गन्ने और क्रशिंग सीजन और फिर उसमें जुड़ी हुई जो शुगर माफिया से मुतल्लिका जितने इश्यूज हैं वो सारे आपने बयान कर दिए। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास वक्त कम है। खाद के मसाइल के ऊपर जरा मेरे साथ बात कीजिएगा। खाद की फी बोरी कीमत इस वक्त यूरिया खाद की जो कीमत है वो लगभग 2400 रुपए के करीब है और इसके कीमत के बढ़ने की वजूहात मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जिसमें जाहिर है हमारा एक ओवरऑल मुल्क में इकोनॉमी के एतबार से एक पैनिक क्रिएट हुआ है, मसाइल मौजूद हैं। तो चूंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन है तो जाहिर है इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो अवेलेबिलिटी में कोई इश्यूज हैं आप लोगों को या नहीं? और क्या हुकूमत ने जो आप लोगों को किसान पैकेज देने का ऐलान किया था वो एग्जीक्यूशन के मराहिल में है, एग्जीक्यूट हो गया है, पैसे मिले हैं नहीं मिले, रिलीफ मिला नहीं मिला? जी अरसलान, मैं आपको बता दूं कि खाद जो है वो किसान की पहुंच से दूर है। अदम दस्तयाबी भी खाद की है और ब्लैक के अंदर भी बिक रही है और दन दना के बिक रही है और पूरे पाकिस्तान के अंदर बिक रही है। और हमारे पंजाब के अंदर हर जिले में जहां भी आप जाएंगे आपको खाद, यूरिया खाद जो है वो नहीं मिलेगी। जब आप उसके 3000 रुपए देंगे तो वो खाद आपको मिल जाएगी। आप 3200 रुपए किसान की जेब पे डाका डाल के उनसे जबरदस्ती वसूल किया जा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि खाद जो है वो हुकूमत ने ये कहा था कि जी हम बाहर से 3 लाख टन हमने मंगाई है और इससे जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब इमरान खान की हुकूमत गई उस वक्त 1776 रुपए रेट था और आज इन 8 माह के अंदर जो है वो इतना बड़ा एक बैग के अंदर इजाफा होना, ये मेरी समझ से बालातर है कि जो हमारी जो खाद की फैक्ट्री हैं और जो फर्टिलाइजर कंपनी हैं वो कुछ खुदा के लिए कुछ तर्स करें किसान की हालत जार के ऊपर। तो वरना ये मुल्क किस तरह से चलेगा? मुझे बताएं कि जहां पे इस वक्त गंदम का जो है वो शॉर्टफॉल नहीं है,
लेकिन हमारे जो हम्म। माफियाज हैं, पाकिस्तान तो माफियाज के नरगे में है और उसमें सियासतदान शामिल है। सर ये उसमें बताइएगा, इंसान। ठीक हो गया, आप बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये पूरा पूरा माफिया बन चुका है और ज़राअत के ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि अब गंदुम जो है वो जाहिर है मार्च अप्रैल के अंदर उसने गंदुम की फसल ने आ जाना है। क्या गवर्नमेंट ने इस दफा कोई प्लानिंग की आप लोगों के साथ बैठकर कि मैक्सिमम एकड़ के ऊपर गंदुम काश्त की जाए ताकि कोई कमी ना हो रहे? क्या किसी जगह पर एसीडीसी के साथ आपकी मीटिंग्स हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, आप लोगों को मोटिवेट किया गया हो कि आप गंदुम मैक्सिमम लगाएं, आपको कीमत उसकी प्रॉपर मिलेगी, आपके मसाइल दूर किए जाएंगे? या इस दफा भी हर आदमी ने अपनी मर्जी से लगाई है, जो लगाते थे वो रूटीन में लगाते आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पुश नहीं किया गया? अरसलान, बिल्कुल पुश नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है यानी नहीं है। कोई कोई और पॉलिसी मुरतब नहीं हो सकी? नो नो नो, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है बाहर के दौरे करना, जत्थे के जत्थे लेके जाना और वहां जाके बैठना। अपने मुल्क के अंदर बैठे तो कुछ सोचेंगे। मैं आपको बता दूं कि अब चूंकि सैलाब की वजह से भी आप ये देखें कि सिंध की क्या क्या हालात है। आपने बीच में जरी पैकेज का जिक्र किया, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आप किसी प्रोग्राम के अंदर किसी आप सियासतदान को बुलाइए, ये जिन्होंने ये पैकेज का ऐलान किया था उनके साथ बिठाइए और मैं आपको बताऊं कि किसानों को क्या मिला। क्या कोई सोलर पैनल मिले हैं? इन्होंने सोलर पैनल का ऐलान किया था, इन्होंने बिजली में कमी का ऐलान किया था ट्यूबवेल के। आज 3 माह हो गए और कुछ भी नहीं, ना किसी को कुछ सीड मिला। ये सारी चीजें ये तमाम काम होने चाहिए थे। इस दफा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट किसान फाउंडेशन के लोगों के साथ, किसान इत्तेहाद के लोगों के साथ और जितनी किसानों की इसकी मुतल्लिका तंजीमें हों उन सब के साथ बैठेगी और बैठकर इनको मोटिवेट करेगी और कम अज कम गंदम के हवाले से एक पॉलिसी मुरतब की जाएगी कि माजी के अंदर अगर हम 2 लाख एकड़ रकबे के ऊपर गंदम काश्त करते तो इस दफा हम 3 लाख एकड़ के ऊपर जो है वो गंदम काश्त करें ताकि हमारे मसले हल हो सके। लेकिन बदकिस्मती से ये मसला हल नहीं किया जा सका और अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो उसके क्या नताइज मुरतब होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान के मसाइल को हल करे, बेहतर करे। सर एक आखिरी सवाल, फिर मुझे जो है वो ब्रेक पे जाना है। ये बताइएगा कि सैलाब ज़दगान की सूरत हाल आपके सामने है, हमारे सामने है, हमने उसको उजागर भी किया। सिंध के अंदर उस सैलाब की वजह से जो फसलें डिस्टर्ब हुई थी, जाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा। लेकिन पर्टिकुलरली गंदम की अगर बात की जाए तो क्या सिंध के कितने रकबे के ऊपर गंदम काश्त हो सकी है इस दफा, और कितना रकबा अभी भी ऐसा है जो सैलाब से मुतासर है और वहां पर फसल नहीं हो सकी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? देखें, ये तकरीबन कोई 10 से 15% जो है वो कम गंदम जो है वो काश्त की गई है। आप ये देखें कि पिछली दफा जो है वो 2 करोड़ और 70-80 लाख एकड़ के ऊपर ये गंदम काश्त हुई थी और जी इसके बावजूद जो है कमी। मैं इरसलान आपको बताऊं कि कमी नहीं है। ये इस वक्त भी आप ये देखें कि इदारे सोए हुए हैं, हमारी एजेंसियां सोई हुई हैं और गंदम कहाँ है? आपका फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहता है कि उसको पता नहीं है कि चीनी कितनी है, स्टॉक कितने हैं। अरे भाई, आप फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हो, आपको नहीं पता तो फिर किसको पता है? आपने इस मुल्क के अंदर उसको यकीनी बनाना है। आपको नहीं पता कि बिल्कुल ठीक हो गया, आप बिल्कुल ठीक हो गया। ये मसाइल हैं जो कि किसानों से मुतालिका हैं, वो मसाइल हम हमेशा उजागर करते आए हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक शामिल करनी है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर मैं जो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करूंगा। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख रोहेल असगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर मुझे वक्त दिया। सर आप इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और आपके दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त असम्बली में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं सर, तो आप उनको वेलकम करेंगे सर कि वो असम्बली में वापस आएँ, या फिर वही होगा पुराना मरहला कि पहले उनके इस्तीफों का मामला क्लियर हो फिर उनकी वापसी के लिए जो है वो रास्ता मुतय्यन किया जाएगा? असलम, बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं इतना भी ठंडा मजाज का नहीं हूं। जिस शख्स ने उस असेंबली को पता नहीं क्या कुछ कहा, क्योंकि उसके मुंह में जो आता है वो कह देता है जी। उसको ये भी नहीं पता होता कि वो कौन से अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है।
आपने एक बात की है कि मैं वेलकम, मैं क्यों करूंगा ऐसे गंदे लोगों को वेलकम भाई? आना तो आए बेशक, थूक के वो चाटेंगे, मैं थोड़ी करूंगा, आ जाए। पहली बात तो मैं उसको ये कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने इस असेंबली में जिसमें तुम आए हो, तुमने इस असेंबली के मतलब क्या क्या फजूल किस्म की, लघु किस्म की बातें की थी। अगर तुम्हें रत्ती बार शर्म है तो पहले तो इस असेंबली के मौजूद अरकान से तुम माफी मांगो और उसके बाद तुम यहाँ पे बात करने की कोशिश करना। कम से कम मेरे बस में हुआ ना, तो क्योंकि अब स्पीकर तो रूलिंग गवर्नमेंट का ना जी, मेरे पास में हुआ तो मैं ऐसे ऐसे उनको बातें सुनाऊंगा, उनके मुंह पे रखूंगा कि मेरे ख्याल में शायद अगर रत्ती बराबर शर्म हुई तो सियासत से करारा कशी कर लेंगे हम। सर आपका और उनका सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, आप उनके सियासी मुखालिफ मैं हैं तो सियासी इख्तलाफ की बात ही नहीं कर रहा, और मैं तो सियासी असलान मैं सियासी इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा, मैं तो वो बातें कर रहा हूं जो बातें वो आपको कहीं किसी सियासी झलक नजर आती है? किसी बयान में देख लीजिए, किसी स्टेटमेंट में देख लीजिए, किसी ट्विटर पर देख लीजिए, आपको कोई सियासत नजर आती है? सियासत तो इखलाकियात और तहजीब और तमीज का नाम है यार। लोग बड़ों की इज्जत करते हैं, सर छोटों से प्यार करते हैं, ताकि हमसे लोग सीखें। सर एक्चुअली उनका असेंबली के अंदर वापस आने का जो बुनियादी मोटिव है वो ये है कि किसी तरह से कुछ नहीं है, आपके खिलाफ एतमाद के इंतशार। वोट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा हजूर, सके। इंतशार, इंतशार और कुछ नहीं है, सिर्फ इंतशार। असेंबली में वापस आना भी इंतशार है। देखे ना, मैं आपको ये कहता हूं, पहली बात तो ये है कि वो ये बात कहें, अपनी स्टेटमेंट दें कि हमने जिस दिन से रिजाइन किया था उस दिन से लेके आज तक हम अपनी कोई चीज क्लेम नहीं करेंगे, इधर न तनख्वाह न कोई और रेमुनरेशन। जी, ये करें। एक तो वो अभी भी ये कहते हैं हम तनख्वाहें नहीं ले रहे। और यार मैं तो वही कह रहा हूँ ना, इसलिए नहीं ले रहे कि वो जमा हो रही है उनके अकाउंट्स में, अच्छा, वो वापस करें वॉलेंटरी। वो तनख्वाहें जो है वो गवर्नमेंट को वापस करें, या सलाम जदगान को वापस करें, या बेवगान को वापस करें। वो ये मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सियासत तो आती नहीं उनको, अलग बे का नाम नहीं पता उनको सियासत का। अच्छा सर, ये तो सर ये ठीक है, आपके वो सियासी मुखालिफ हैं, आपका राइट बनता है कि आप इसको जिस तरह से भी रिस्पॉन्ड करें। मुखालिफ कभी समझा ही नहीं, मैं तो उनको सियासी मुखालिफ कभी समझा ही नहीं। मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ, सियासत में शाइस्तगी होती है, ठीक है, सियासत में एक अपनी एक इज्जत और एहतराम की होती है। ये सियासत है, जिसके संग बातें करता है वो। सर उन्होंने पंजाब के अंदर अल्टीमेटली आपसे हुकूमत वापस भी ली। सर मुझे आगे बढ़ने देना, मैं कुछ और सवालात हैं जो करना चाहता हूं। वहीं पे बस फंसे हुए हैं। पंजाब में आपसे हुकूमत वापस ली, उसके बाद फिर उन्होंने कौमी असम्बली के इंतखाबात जीते और उन्होंने साबित किया कि उनका मैंडेट मौजूद है, पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका बेहतर है। उन्होंने फैसला किया कि वो पंजाब के अंदर एतमाद का वोट लेंगे, उन्होंने एतमाद का वोट लिया। अभी आपने कराची में देखा? कराची की बात भी करते हैं सर, पहले पंजाब की बात कर लें। पहले बात तो कर रहे हैं पंजाब। क्यों? पंजाब इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, कराची इस मुल्क का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल हिस्सा है सर। वो कहते हैं धांधली की है। बात करें, जब वो बड़े बड़े दावे करते हैं तो वो दावे बात करें ना, आप सिर्फ पंजाब की बात ना करें, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें। उन्होंने सर धांधली का इल्जाम लगा दिया कराची इलेक्शंस के ऊपर। चलो बस ये ऐसा, उस पे तो ये बात मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जहां पे वो जीतेगा वहां धांधली नहीं है, जहां वो हारेगा वो धांधली है। उस आजाद कश्मीर में भी उसने धांधली कह दिया था ना, गवर्नमेंट अपनी उनकी आजाद कश्मीर की, और जीत कोई और जाए, एक धूम मारने का काम नहीं है। सर वो कहते हैं कि हमारा उनका कहने को मैं क्या करूं यार, सर सुने ना, बहुत कुछ कहते हैं। सर सुने ना, वो उनका मानना ये है, जाहिर है वो पाकिस्तान के मेजर स्टेक होल्डर हैं सर। उनका मानना ये है कि एक तरफ तो आप लोग उनके मुखालफत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ उनकी मुखालफत है, दूसरा वो कहते हैं कि माजी की एस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको डिमेन करने की कोशिश की है, बाजवा डॉक्ट्राइन के खिलाफ है वो। नहीं माता यार, ये कोई इखलाक है? हाँ, ये भी कोई इखलाक है? जब बाजवा था तो अगर इसमें इतनी इखलाकी जरूरत थी कि उसके मुंह में कहता, जब वो आर्मी स्टाफ था। ठीक, अब ये बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, इसलिए पता है इनको कि बाजवा कुछ कर नहीं सकता इनका, या बाजवा आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। 2 साल के बाद बाजवा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जब वो अपनी बातें बताएगा, फिर वो बताएगा कि इसके नेपी भी वो चेंज करता था। हाँ
अब तो ये बातें अरसान, ये बातें बड़ी आसान होती हैं। अच्छा सर, ये तो बात वाज़ह हो गई कि 2018 के अंदर प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर काम हुआ था और आप लोगों को माइनस किया गया था और उनको लाया गया था, प्लस किया गया था, तो फिर आप क्यों मुकदमात बातें भी करते बने हैं? आप लोगों के ऊपर। ये बात तो फिर जाहिर है सियासत की बाजवा बातें साहब क्यों के एंड करते से हैं आप खुद यार? वाज़ह हो गई। तो फिर सियासत की बातें ना लेकिन करें ना, आप कहें लेकिन सर कि की लेकिन बात सर करें। लेकिन सर ये बात तो वाज़ह होगी। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आ जाए मेरे और मेरे मसाइल के ऊपर आ जाए सर। मैं गरीब आदमी हूं सर, मुझे इस वक्त आटे के मसाइल का सामना है, मुझे महंगाई के मसले का सामना है। बस मैं ये आपका एक्सपेक्ट कर रहा था सर कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो मेरे मसाइल हल होंगे, मेरे कैमरामैन का मसला हल होगा, बाहर रेडी लगाने वाले का मसला हल होगा। लेकिन सर ये मसाइल जो है वो आम आदमी के आप हल करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके, इसकी क्या वजह है? अरसलान, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, आप जब अपना सवाल करते हैं ना, उस सवाल के कुछ हिस्से कर दिया कीजिए। आपने जैसे कि आटे का मामला सुबाई मामला यार, ठीक। ये तो आप परवेज भाई से पूछे ना, जो शादियों में शादियां करते जा रहा है, तो आपके कैमरामैन जो सोचता हूँ उसको चाहिए ठीक है सर। कि एक आध उसकी भी करवा दे। अच्छा मतलब यही है ना, मैं और क्या कह सकता हूँ आपके इस सवाल के जवाब में। सर, लेकिन वफाक ने भी तो जाहिर है अपना रोल प्ले भाई करना बात ना। ये है बाबा, वफाक ने तो जो करना है वो कर ही रहा है बेचारा। सबसे जरूरी तो ये था कि खुदा न खास्ता आप डिफॉल्ट ना कर जाए। ठीक। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं सर, आप समझते हो कि आपका क्या हाल होता? जी। आपने देखा है श्रीलंका का क्या हाल हुआ है डिफॉल्ट करने के बाद? आप ये देखना, आप बात करने से पहले कुछ सोच लिया सर कीजिए इसी खदशे का कि मैं इजहार कहता खान हूं बड़ा साहब बार आसान बार होता कर है। रहे हैं कि देखिए, आपने, मैं मेरी वो बात कहते हैं सुन कि लें। हम हमने 6% पे हमने जीडीपी छोड़ के गए और थे, यार आपने सुन तो लो, 3% पे पहुंचा ओ दी है। बाबा, ओ बाबा सुन लो मेरी बात। हमने कितनी बड़ी एक कुर्बानी दी है, अपनी सियासत की कुर्बानी दी है, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम उस अजाब से बच जाए जो मुंह खोले सामने आपके खड़ा था। और इसकी मैं वही तो आपको बता रहा हूं, इसकी जरा सियासत देख लीजिए कि जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो लोग हैं वो मदद करना चाहते हैं, उनको रोक रहे हैं। और खुदा के बंदे, अक्ल के अंधे, कि तुम ये देखो, तुम पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हो और आप फिर उसकी बात कर रहे हैं, आप फिर उसकी सियासत की बात कर रहे हैं। तो सर आपका मुझे क्या हाल है? इस मुल्क में अक्ल के अंधे कम है, बहुत सारे, जो ये भी नहीं महसूस करते, कभी बाई टांग पे प्लास्टर बांध लेता है, कभी दाई टांग पे प्लास्टर बांध रोहेल लेता है। असगर साहब सर आगे का बताएं सर। अभी तक आईएमएफ से डील नहीं हो सकी, इंशाल्लाह, ताजर इंशाल्लाह। बरादरी स्टेट बैंक के बाहर एहतजाज कर रही है, एलसीज मैं खुल अर्ज नहीं करता रही हूं, है, देखिए मैं, मार्केट जी जो है आप वो बिल्कुल ठीक अदम कहते हैं, इस्तेकाम का शिकार है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप ये बात मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं, इसलिए कि जितना दबाव इस वक्त डॉलर पे है, इससे पहले कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। तो ये आप जरा ज़हन में रखें, ये दबाव जो आया है ये 4-6 महीने की कारकर्दगी से नहीं आया, ये आपकी साल की कारकर्दगी है। जो 4 साल आपने इनको दिए तबाही करने के लिए, बर्बादी करने के, पता नहीं किसके एजेंडे में आया था। और ये आए ही सिर्फ इसलिए अगर पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट्स है उनको खत्म किया जाए। सर और इसकी वाह रोहेल साहब बसत एहतराम सर, मेरी गुजारिश सिर्फ एक है कि ये पाकिस्तान को खराबी की तरफ लेके जा रहे थे, आपने ठीक करना था, लेकिन सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई सर सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई कि आप लोग फरवरी 2000 सर सुने, फरवरी 2022 तक आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल पार्टी थी सर, लोग आपकी टिकट के लिए बेचैन थे। आज आप गैर मकबूल हो चुके हैं और वो मकबूल हो चुके हैं। आपने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि इस मुल्क में अंधों की कमी नहीं है, अकल के अंधों की कमी नहीं है। मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है सिर्फ इस मुल्क की खातिर कि ये मुल्क डिफॉल्ट ना करे। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते थे? लेकिन सर ये नैरेटिव आवाम क्यों नहीं बाय कर रही? मैं माफी चाहता हूं आपकी अरसलान, मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपने कभी तारीख की किताब नहीं पढ़ी, आपने कभी ये नहीं देखा, माजरत के साथ आपने कभी ये नहीं देखा कि जो ममालिक डिफॉल्ट करते हैं उनका हश्र क्या होता है। सर अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए पाकिस्तान की। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अवाम आपकी बात को तस्लीम क्यों नहीं कर रही? सर मेरा सवाल ये है। तस्लीम करती है बेटा, अवाम तस्लीम करती है, वक्त आने दो, मैं आपको ये बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। एक टोला ऐसा है जिसको इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ कुछ लेना देना नहीं है। यानी आप अब पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे तो आप पूरी उम्मीद है कि आप जीतेंगे? बिल्कुल। इसके बावजूद कि आईएमएफ के कहने पे आप नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। ओ बाबा, आप देखिएगा तो सही ना, आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं है।
ये जवाब तो आपको मेरा वजीर खजाना देगा। मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट तो है नहीं कि मैं आपको ये सर इसका जवाब मेरी दूं। सर कल खान साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे वो कहा बड़ा है, खान है, खान बहुत सारे हैं ना, को खान का इमरान नाम खान साहब से सर मुलाकात हुई है। तभी आज नहीं हुई है ना, आपने तो फिर अपने हाथ भी नहीं धोए होंगे। सर मैंने उनसे एक सवाल किया था। आपने मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि आपने माशाल्लाह सुनते रसूल रखी हुई है और आप ऐसे आदमी से मिलके हैं जिसको न दीन का पता है न मजहब का सर मेरी गुजारिश सुने, हमें नहीं, आप बुलाते हैं, हम आपके पास भी तो आते हैं ना सर। नहीं माशाल्लाह आपने तो हाथ भी नहीं धोए होंगे, बल्कि अगर जफी डाली है तो कपड़े भी नहीं बदले होंगे आपने। अच्छा सर सुने तो सही, आखिरी सवाल सुन लें। आपको मुबारक हो सर। आखिरी सवाल ये है, वली अल्लाह से मिल के आए हैं। सर आखिरी सवाल ये है कि मैंने उनसे कल पूछा कि खान साहब पंजाब में रिजल्ट आपकी मर्जी के ना हुए, आपकी एक्सपेक्टेशन पे ना हुए, तो क्या फिर एस्टेब्लिशमेंट को मोर्दे इल्जाम ठहराएंगे? तो उन्होंने वाज़े अंदाज में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अभी भी उसी तरीके पे चल रही है जिस तरीके पे बाजवा साहब के दौर में चल रही थी, और अगर हमारा मैंडेट कम हुआ तो हम मुजामत करेंगे। मसला यहां तक पहुंच चुका है सर। मैंने तो आपको बताया है कि वो सिर्फ इस मुल्क को डिसेबल करने आया है, इस मुल्क के अवाम को दर बदर रोलने के लिए आया है। वो इस मुल्क की मजबूती के लिए नहीं आया। उसके जो आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, वो ये समझता है कि सिर्फ उसको उस गाड़ी में बैठने का हक है जिसमें पाकिस्तान का परचम लगा होता है। उसको सिर्फ उसी को हक है कि वो पाकिस्तान की उस असेंबली में जाके बैठे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी असेंबली है। उसी को हक है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके रहे। उसी को हक है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड करे। शेख रुहेल साहब सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर मुझे वक्त दिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।